नमस्कार, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल और इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद नजमुल हुदा के आवास पर और इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। सर, अब सबसे पहले आपका स्वागत है हेडलाइंस बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपसे पहला सवाल यही है कि आरसीपी सिंह जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहें इसमें, ये तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। और एक समय था कि नीतीश बाबू के बाद हमारी पार्टी जेडीयू में, राष्ट्रीय जनता दल यू में, उनका एक स्थान था। और मुझे कहते हुए तनिक भी अफसोस ये नहीं हो रहा है कि वो जहाँ खड़े हो जाते थे वहाँ किसी को बैठने की हिम्मत नहीं होती थी। और सारा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष जहाँ तक हमारी पार्टी का विस्तार हुआ है, वो सारे लोग जिस मान और सम्मान से उनको देखते थे, उनको समझते थे, पूछते थे। लेकिन आज क्या हुआ, हमने देखा कि बिना किसी को बताए हुए चुपके से बैक डोर से जाके भाजपा के ऑफिस कार्यालय में आपने ज्वाइन किया, भाजपा की सदस्यता ली। और भाजपा ने क्या किया आपके साथ? आपको तो वहीं आपका कद छोटा कर दिया, और ऐसा छोटा कर दिया कि उसका कोई जवाब नहीं है। अब आप जो आपका अंदाज था, जो एटीट्यूड था राजनीति में आने का, और जो नीतीश बाबू ने आपको बताया था और जो दिया था, अब वो ख़त्म हो गया। किसी भी स्थिति या परिस्थिति में अब वो चीज़ कभी भविष्य में भी नहीं हो सकती है। जिस तरह से भाजपा ने आपके कद को छोटा किया है। कैसे छोटा कर दिया? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे छोटा कर दिया। कुछ भी हो, लेकिन आरसीपी बाबू जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब एक पूर्व का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जब जा रहा है किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, तो उस पार्टी का दायित्व तो भी बनता है कि उसको सम्मान देते हुए उसी स्तर से उसको सम्मान भी देना है, और वैसे ही उसको प्रोटोकॉल भी देना है। उसमें वहाँ पर जो है वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहाँ उपस्थित रहना चाहिए था, उनके द्वारा सदस्यता दिलवानी चाहती थी, नहीं तो वो महासचिव धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। क्या बात है, इस बात को वो महसूस नहीं करते हैं? बड़ी बात कह रहे हैं आप। और उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में अब मैंने सदस्यता लिया है। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी उन्होंने बात कही है कि वो कहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहेंगे। पीएम का मतलब पलटू मार। वो तो बिल्कुल उन्होंने क्लियर ही किया है। तो अब वो तो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, इसलिए कि उनकी सारी जीवनी का जो लेखा जोखा है वो नीतीश कुमार ने लिख के दिया है, और उसको वो भूल गए। वरना आज वो एक रिटायर्ड आईएएस के रूप में अपनी जीवन व्यतीत कर रहे होते। देश का नहीं, देश की तो बात छोड़िए, बिहार की तो बात छोड़िए, मुस्तफ़ाबाद के घर के बगल का लोग कोई नहीं जानता रहता अगर वो नीतीश बाबू उनको नहीं लाए होते अपने साथ। इन सारी चीज़ों को भूल गए, और भूल के महत्वाकांक्षा उन्होंने इतनी बढ़ा ली कि उन्होंने जो है वो कहते हैं कि नीतीश बाबू पीएम हैं, पलटूमार हैं। आप क्या हैं? अरे आपने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, तो आप क्या हैं? आपके बारे में क्या कहा जाएगा? आप अपने बारे में तो सोचिए, कभी अपने दामन में झांक के तो देखिए कि हमारे दामन में कितना छेद है। दूसरे के छेद को तो आप देख रहे हैं, अपने को नहीं देख रहे हैं। बड़का आप अपने आप को काबिल बनते हैं। अरे आपके तो सारे अपने ही लोग जो है आपसे नाराज हैं। वही सारे लोग जो है वो विधवा विलाप कर रहे हैं कि देखिए ना, तो हम लोग इनके साथ थे, हम लोगों ने अपना सारा इनके पीछे बहा दिया, सब कर दिया, आज चुपके से बैकडोर से जाके मिल गए। तो आप पहले अपने ही लोगों को ले ही ना चाहते, तो बाद में आप दूसरे की बात कीजिएगा, बाद में नीतीश बाबू की बात कीजिएगा। अच्छा सर, कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई है और एक तरफ आपके जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो लगातार विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं, तमाम राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं,
वहाँ के नेताओं से मिल रहे हैं, और इस बीच जो कांग्रेस ने वहाँ बाजी मारी है कर्नाटक में, क्या कहना चाहेंगे आप? ये 2024 के लिए क्या संकेत है? 2024 के लिए तो ये बहुत एक शुभ संकेत है। जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं, जो पूरे विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं, वो उसकी एक कड़ी है कि आज कर्नाटक में जो इतने बड़े ऐतिहासिक जीत जो कांग्रेस को मिली है, हम लोग जो है कांग्रेस के नेता को और उनके शीर्ष नेतृत्व को और ख़ास करके कर्नाटक की जनता को जो है हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। और कर्नाटक की जनता को हम लोग जो है उनका जो है अभिनंदन करना चाहते हैं, उनके उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझा और उन्होंने देखा कि हमारा हित किस में है, हमारे प्रदेश का हित किस में है, देश का हित किस में है। लोगों ने बहुत देख लिया जुमलेबाजी, बहुत देख लिया, और लोगों ने सांप्रदायिकता बहुत देख लिया, लोगों ने सांप्रदायिक ताकतों की जोर और इसकी ज़बरदस्ती को। उससे नुकसान किसका हुआ? पूरे देश का नुकसान हुआ है, पूरे सारे राज्यों का नुकसान हुआ है। जो सेंट्रल शक्तियां थीं, पावर थीं, उसका नुकसान हुआ है, और हमारा और आपका नुकसान हुआ है। हम इसको महसूस नहीं कर रहे हैं, ये हमारी भूल है। उन लोगों ने महसूस किया है, और महसूस करने के बाद उन्होंने देखा कि नहीं, अब हमने अगर यहाँ चूक कर दिया तो फिर जीवन भर जो है हम इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। वो कहा जाता है ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सज़ा पाई। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार की मुहिम रंग लाएगी क्या? एकदम रंग लाएगी, कहीं से दूर आए नहीं है, एकदम हर तरह से रंग लाएगी। और हम लोग चाह रहे हैं, और सारा देश देख रहा है उनकी तरफ, और सारी विपक्षी पार्टियां जो है एकजुट हो रही हैं, गुलबंद हो रही हैं। और इस बीच नवीन पटनायक जाकर के पीएम मोदी से भी मिल चुके हैं, हालांकि एक दिन पहले नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की थी। तो ठीक है, देखिए नवीन पटनायक की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। अब उनकी जो मजबूरियां हैं, उनके जो राजनीतिक उनकी जो सोच है, समझ है, वो अपनी अपनी जगह पे है। लेकिन एक सिर्फ अकेला नवीन पटनायक सारे विपक्ष का चेहरा तो नहीं ना है, सबकी अपनी अपनी बात है। आप देखिए, जब वो गए मातोश्री महाराष्ट्र में, तो क्या किया गया? मातोश्री के आगे एक बोर्ड लगा दिया गया कि देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार कर, देश मांगे नीतीश, देश मांगे नीतीश। तो ये भी तो बात है, ऐसा भी तो हुआ। ममता बनर्जी दीदी ने जो है वो भी, उन्होंने भी समर्थन दिया कि हाँ बिल्कुल इस समय और इस मुद्दे पर हम आपके साथ हैं। तो क्या लगता है 2024 में मतलब बीजेपी सत्ता में आएगी या नहीं? 2024 में ये उनको कोई पार नहीं लगा पाएगा, ना बजरंगबली और ना उनको जय श्री राम। इसलिए कि जय श्री राम को भी उन्होंने बेचा है और बजरंगबली को भी बेचा है। हमारी आस्था है जय श्री राम में, हमारी आस्था है बजरंगबली में, और हम लोग उस आस्था को ले हम भी आस्था रखते हैं उन लोगों में, इसलिए कि वो भी कहीं ना वो भी हमारे दिगंबर ही हैं। तो हम लोग उनके लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को सर्टिफिकेट मिल गया या ISO मार्क मिल गया कि वो उनके नामों को बेचता रहे। अच्छा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ चुके हैं, और उनके आगमन पर जो है तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी, तेज प्रताप यादव अपनी बात कहते नजर आ रहे थे, चंद्रशेखर भी कहते नजर आ रहे थे कि बाबा को गिरफ्तार करेंगे, तेज प्रताप कह रहे थे कि हम तो एयरपोर्ट पर ही घेराव करेंगे, लेकिन कहीं उनकी सेना दिखी नहीं, जो उन्होंने DSS आर्मी बनाई थी वो कहीं दिखी नहीं। तो आखिर क्या ये परिणाम इसका क्या होगा? देखिए, इसका जवाब कर्नाटक वालों ने दिया, और इसका जवाब राहुल गांधी ने सबसे पहले अपना जो वो उन्होंने देश जोड़ो अभियान शुरू किया था, तो उन्होंने क्या कहा था, हिमाचल प्रदेश से उन्होंने ये इसकी। अच्छा, लोकतंत्र में तो किसी को भी कहीं भी आने जाने की इजाज़त है, लेकिन इस तरह का जो बयान देना कि उन एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे, कोई आकर के कुछ उस तरह का अभी बात किया नहीं, कोई हरकत किया नहीं, और उसका घेराव करने की बात कर रहे हैं। हालांकि वो एयरपोर्ट पर आया, बहुत ही अच्छा से गर्मजोशी से उसका स्वागत किया बिहार वालों ने, आपने देखा भी होगा, और वो अपना कथा भी कह रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई इस तरह का बात नहीं आया। हालांकि सरकार उनको सुरक्षा भी दे रही है, तो फिर ये बरबोलापन क्यों? नहीं, देखिए, ये कोई बात नहीं हुई। अरे, हर आदमी का अपना अपना विचार है, अपना अपना ये, वो किस तरह से अपने विचार को रखता है, वो उस पर जो है निर्भर करता है। हम लोग इस डिटेल में नहीं जाना चाहते। हम ये देखना चाहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है, समझा? तो ये नफरत की बाजार, जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? मैं उसी को कहना चाह रहा हूँ कि जो पूरे देश में आज 9 सालों में नफरत बोया गया है और नफरत जो उगाया गया है, इसमें हम लोग को ये कोशिश कर रहे हैं, सारी विपक्षी पार्टियां,
कि इस नफ़रत की खेती जहाँ हुई है, जहाँ पूरे देश में हुई है, उस नफ़रत की खेती को हम मोहब्बत में बदलेंगे और मोहब्बत का उसमें डालेंगे बीज, मोहब्बत का डालेंगे खाद, ताकि जो उसमें से फल निकले वो नफ़रत का नहीं हो बल्कि मोहब्बत का फल हो, मोहब्बत का जो है वो अनाज हो जो सबको रास आए। वरना नफ़रत ने ना जिसने नफ़रत किया है, नफ़रत ने उसको भी नहीं छोड़ा है, और जिससे नफ़रत की गई है वो भी उसका शिकार हुआ है। तो नफ़रत से कोई बचा नहीं है। नफ़रत जिसने भी फैलाया है उसके साथ सबसे पहले नफ़रत की गई है। ये इतिहास है। अच्छा, कल हनुमंत कथा के दौरान जो बागेश्वर वाले बाबा है वो ये भी कहते नजर आए कि देश तो हिंदू राष्ट्र है ही, बस घोषित होना बाकी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बागेश्वर बाबा को शायद नहीं पता है, इसलिए कि वो कथावाचक हैं। इतिहास के बारे में नहीं पता है, भूगोल के बारे में उनको नहीं पता है कि इतिहास क्या है, भूगोल क्या है। इस देश का इतिहास उनको नहीं पता है। तो अगर पता होता तो वो समझते कि 1857 से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी इस देश के बारे में, इस देश की आज़ादी के लिए, उसमें कौन लोगों ने लड़ाई लड़ा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी लोग थे, सबों ने अपने जान की बलि दी, सबों ने अपने जान को कुर्बान किया और सब लोग इसमें लगे रहे। आज भी 1947 में भी और वहाँ से लेके आज तक सारे लोग इस देश को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जब कभी भी कोई बात आती है, चाहे वो 1962 का चीन के साथ जंग हो, 1965 के साथ पाकिस्तान का ये हो, कौन लोग थे जिन्होंने, क्या बाबा बागेश्वर गए थे वहाँ लड़ने के लिए? हैं? आप बताइए, बाबा बागेश्वर गए थे? बाबा बागेश्वर नहीं थे। दूर दूर तक उनका नाम और निशान नहीं रहा होगा, उनके पूर्वज भी नहीं गए थे। गए थे, कौन गए थे? कैप्टन हमीद गए थे, उन्होंने अपने सीने पे गोलियां खाई। ऐसे लोग, जांबाज लोग जो थे, इन लोगों ने इस देश को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। उनको नहीं पता है, नहीं पता है तो जिसको नहीं पता है वो कुछ बोलेगा, आए माशाएं। उससे अब देश जागरूक हो गया है, जनता जागरूक हो गई है। अब लोगों को पता है कि नफरत क्या है, प्रेम क्या है, मोहब्बत क्या है। अब पहले लोगों को बहकावा दिया गया, जुमलेबाजी की गई, बातें भी की गई। देखिए, एक चीज़ और बता दूं आपको, हम सब जानते हैं, जो लोग भी शिक्षित लोग हैं वो जानते हैं कि जब देश में ऐसी सरकार आए कि जो जनता से किए हुए वादों को पूरा नहीं कर सकती है, खास करके डेमोक्रेसी में, तो वो सरकार क्या करती है कि जनता के सोच को भटकाने के लिए उनको उनके मुद्दे से हटा के और धर्म के रास्ते पे लगा देती है। ये होता है, जब धर्म के रास्ते पे लगा देगी तो फिर उसका आराम हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही इस सरकार ने आज 9 सालों में किया है। और लेकिन जब गड्ढा खोदा है आपने लोगों के लिए, तो आप गिरे ना गड्ढा में, यहीं से शुरुआत है। और ये मील का पत्थर साबित होगा कर्नाटक का इलेक्शन। इसने दिखा दिया, आए थे बढ़ाउत करने के लिए कि हम जो है कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तो आज ये भाजपा मुक्त दक्षिण भारत हो गया। इसमें कहीं से बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं। और 2024 में भाजपा मुक्त भारत होने जा रहा है और होगा, और हम सब इसके गवाह बनेंगे, और 135 करोड़ जनता इसकी गवाह बनेगी और इनको निकाल के फेंक देगी। तो जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद नजमुल हुदा इस वक्त हमसे बातचीत कर रहे थे और बिहार की तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर हमारी बातचीत हो रही थी। तो फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।